आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आखिर ये टेलीकॉम क्या होता है। टेलीकम्युनिकेशन को ही टेलीकॉम कहा जाता है। टेलीकम्युनिकेशन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें टेली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिस्टेंट। इस वर्ड को कंबाइन किया गया है एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब होता है टू शेयर, यानी एक डिस्टेंस से डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर करना इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या इलेक्ट्रिक वेव्स का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन नेटवर्क, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट एटसेट्रा। अभी मैं आप लोगों से जैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो भी टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो मैं अगर आपसे आमने सामने बात करूँ तो ये हो गया नॉर्मल कम्युनिकेशन। वहीं अगर आपसे टेलीफोन या इंटरनेट के थ्रू बात करूँ तो वो हुआ टेलीकम्युनिकेशन। अर्ली 90s के बाद इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ, इसलिए इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए 20 फरवरी 1977 को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट को लागू किया गया, जिसके बाद एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ, जिसे शॉर्ट में TRAI कहा जाता है। अब TRAI के ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। TRAI का मेन पर्पस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को रेगुलेट करना, टेलीकॉम सेक्टर को प्रमोट करना एंड टेलीकम्युनिकेशंस की ग्रोथ के लिए सुटेबल कंडीशन क्रिएट करना है। साथ ही इस स्टैच्यूटरी बॉडी का काम सर्विस प्रोवाइडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एंड इससे रिलेटेड हर तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करना भी है। TRAI का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब TRAI के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। पहले बात करते हैं मेंबर्स की। TRAI में एक चेयरपर्सन के साथ 2 होल टाइम मेंबर्स एंड 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। इन सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। TRAI के प्रेजेंट चेयरमैन PD वघेला हैं। बात करें मेंबर्स के टेन्योर की, TRAI के चेयरमैन एंड मेंबर्स का टर्म 3 साल के लिए होता है और मैक्सिमम एज 65 तक हो सकती है। एंड मेंबर्स के रिमूवल, ये पावर भी गवर्नमेंट के पास है। वो किसी भी मेंबर को रिमूव कर सकती है अगर उसने अपने पोजीशन का मिसयूज किया हो या इनकेपेबल हो अपनी ड्यूटी के लिए। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, सबसे पहले तो सारे मेंबर्स के पास टेलीकॉम इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, अकाउंटेंसी, लॉ मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर अफेयर्स का स्पेशल नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट उन्हीं सीनियर या रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है जिन्होंने किसी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में एटलीस्ट 3 साल काम किया हो एज ए सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी। अब TRAI के पावर्स एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है मेक रिकमेंडेशन। TRAI के फंक्शंस बाकी रेगुलेटरी बॉडी से थोड़े अलग हैं। TRAI के फंक्शन TRAI एक्ट के सेक्शन 11 में डिफाइन किए गए हैं। TRAI टेलीकॉम सेक्टर पर नज़र रखती है। उन्हें जहाँ भी ये लगता है कि इस मैटर पे ये डिसीजन लेना चाहिए या कुछ चेंज लाना चाहिए तो TRAI उस मैटर पे गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन सेंड करती है। रिकमेंडेशन की रिक्वेस्ट लेने के विदिन 60 डेज TRAI अपने रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विदिन 7 डेज उस पर रिप्लाई करे या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे TRAI को। अब ये रिकमेंडेशन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि न्यू सर्विस प्रोवाइडर को इंट्रोड्यूस करना, कई सर्विस प्रोवाइडर के टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो ना करने पर लाइसेंस कैंसिल करना, या फिर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए कोई रिकमेंडेशन, या ग्रोथ के लिए ऑपरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को और फैसिलिटेट करने की रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन अलग अलग मैटर के हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस इशू कर सकती है अगर TRAI अपना रिकमेंडेशन नहीं देती है गिवन टाइम पीरियड में। TRAI के सेंड किए गए रिकमेंडेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट वापस भेज सकती है TRAI को रिकंसिडरेशन के लिए। अगर किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो उसको मॉडिफाई करके TRAI को विदिन 15 डेज में रिप्लाई करना होता है। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। TRAI की ड्यूटी होती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। TRAI इंस्पेक्ट करता है कि सर्विस प्रोवाइडर कैसी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किस क्वालिटी के इक्विपमेंट यूज कर रहा है। TRAI बेटर इक्विपमेंट के लिए रिकमेंड करती है। नेक्स्ट इज ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन। अंडर सेक्शन 12 TRAI के पास पावर है कि वो किसी को अपॉइंट कर सकती है किसी सर्विस प्रोवाइडर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने के लिए, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से एक्सप्लेनेशन मांग सकती है, किसी सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट इंस्पेक्शन के ऑर्डर दे सकती है। अगला है इशू डायरेक्शन टू सर्विस प्रोवाइडर। अंडर सेक्शन 13 TRAI के पास पावर है कि वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए डायरेक्शंस भी इशू कर सकती है जो उनके लिए फॉलो करना नेसेसरी हो सकता है। नेक्स्ट इज एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। टेलीकम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना TRAI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे टर्म्स एंड कंडीशन को हर सर्विस प्रोवाइडर को फॉलो करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट की।
अगर इस सेक्टर में कहीं कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी सेटलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी TRAI की है। डिस्प्यूट्स को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मई 2020 में एक एडजुडिकेटरी बॉडी को एस्टैब्लिश किया। इसको TRAI एक्ट 2000 के सेक्शन 14 के अंडर एस्टैब्लिश किया गया, जिसको टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल या TDSAT कहा जाता है। अब बात करेंगे TDSAT के ऑब्जेक्टिव्स की। TDSAT का मेन पर्पस डिस्प्यूट को सेटल करना है, चाहे वो डिस्प्यूट लाइसेंसर एंड लाइसेंसी के बीच हो या टू सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच का हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर एंड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बीच का हो। साथ ही साथ TDSAT किसी डिसीजन या ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील हुई हैं उन केसेस को सुनती है और उन्हें निपटाती है। आइए अब देखते हैं कि TDSAT का स्ट्रक्चर कैसा होता है। TDSAT में एक चेयरमैन एंड 2 अदर मेंबर्स होते हैं। इन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब ये जुडिशरी से रिलेटेड बॉडी है, इसलिए ये सारे मेंबर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन के साथ अपॉइंट किए जाते हैं। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज ही चेयरपर्सन की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं एंड बाकी मेंबर्स की पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हो सकता है जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ऐसी किसी इक्विवेलेंट पोस्ट पे रह चुका हो। बात करें इनके ऑफिस टर्म की, तो TDSAT में चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स का टर्म 3 साल के लिए होता है। चेयरपर्सन के लिए मैक्सिमम एज 70 एंड अदर मेंबर्स के लिए मैक्सिमम एज 65 होती है। एंड लास्ट में हम बात करें TDSAT के जुरिस्डिक्शन की, तो सिविल कोर्ट की तरह TDSAT के पास सारे पावर्स हैं। जो लीगल मैटर्स TDSAT के अंडर आते हैं उनमें सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसका डिसीजन हर जगह एप्लीकेबल है। ये सिविल कोर्ट के प्रोसीजर के रूल को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। TDSAT में रिमूवल ऑफ मेंबर्स के लिए वही रूल हैं जो TRAI के लिए हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये हैं TRAI के पावर्स एंड फंक्शंस। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।